50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुड से मुर्दाबाद। देखिए, आज चर्चा इस बात की करते हैं कि क्या देश की जो अर्थनीति है वो क्या गलत डायरेक्शन में चली गई है, और उस गलत डायरेक्शन में जाने से आज जो हर वर्ग की परिस्थिति है, अलग अलग वर्ग की परिस्थिति है, उसका सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है। देखिए, देश की जनसंख्या, देश की प्रॉस्पेरिटी, देश का घनत्व, बहुत सारी चीजें देख के देश के अंदर नीति बनाई जाती हैं। एक ही प्रकार की नीति हर प्रकार के देश में लागू नहीं हो सकती। जो चीज अमेरिका के लिए अच्छी है वो चीज भारतवर्ष के लिए अच्छी नहीं है, जो भारतवर्ष के लिए अच्छी है वो अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है, वो रूस चीन के लिए अच्छी नहीं। हर देश की अपनी परिस्थितियों को देखकर जो प्लानर है, जिसको नियोजन करना है, उसको निर्णय लेना होता है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ देशों ने, विश्व के देशों ने लेज़र-फेयर इकोनॉमी को और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। कुछ लोगों ने कम्युनिस्ट इकोनॉमीज को अडॉप्ट किया, चाइना ने, रूस ने, हंगरी ने, ये बहुत सारे देश थे जिन्होंने कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जहां उन्होंने कहा कि सारा आधिपत्य जो है केंद्र सरकार का होगा, सरकार का होगा, एवरी प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू द गवर्नमेंट, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी जनता को, समाज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी थी। कैपिटलिस्टिक फिलॉसफी ये थी कि हम जो उद्यमी हैं उनको सहायता करेंगे, उन्हें मदद करेंगे, फ्री कंपटीशन होगा, और फ्री कंपटीशन से जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, लोग ऊपर बढ़ेंगे, और उसके बाद जब प्रॉस्पेरिटी आएगी तो देश की जनता में वो बटेगी। अलग अलग प्रकार की इकोनॉमीज थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो महात्मा गांधी का सिद्धांत था, महात्मा गांधी ने, क्योंकि वो देश की नब्ज को जानते थे, देश की वास्तविकता को जानते थे। हमारे देश की वास्तविकता यह है कि हमारा देश एक बहुत हाई डेंसिटी का देश है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और क्षेत्रफल कम है। हमारे देश के अंदर क्योंकि अंग्रेजों का शासन रहा तो उन्होंने हमारे देश का बहुत ज्यादा शोषण किया, और हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया, और हमारे लोगों को मजदूरों की तरह यूज किया, और प्रॉस्पेरिटी उन्होंने इंग्लैंड की और हमारे देश को चूसा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए तो महात्मा गांधी ने, ये उनका निर्देश था, उनका ये कहना था कि जब भी कोई निर्णय लो तो ये निर्णय लेने से पहले ये सोच लो कि जो तुम निर्णय ले रहे हो ये लास्ट ऑन द लाइन, जो गरीब से गरीब आदमी है, जो बिल्कुल हैव नॉट है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास डिमांड आए, अमीरों की आए, मध्यम वर्ग की आए और सबसे गरीब वर्ग की आए, तो तुम ये सोचोगे सबसे शोषित, जो सबसे ज्यादा वंचित है, उस पर क्या असर पड़ेगा, तब कोई निर्णय लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका पालन किया। जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने न तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, न कम्युनिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब उन्होंने बड़ी बड़े सरकारी संस्थान भी स्थापित किए। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित किया, और पूरे भारतवर्ष के अंदर स्टील का प्रोडक्शन का एक नेटवर्क बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि देश का विकास तभी हो सकता है जब स्टील का प्रोडक्शन। प्राइवेट सेक्टर में भी स्टील का प्लांट्स लगे, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में लगाए। पीएसयूज का गठन हुआ, लेकिन उन्होंने वहीं पे उसको सीमित नहीं कर दिया कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमीज की तरह। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी मदद की, और ये प्राइवेट सेक्टर में वो लोग थे जैसे घनश्याम दास बिरला थे, या टाटा थे, ये वो लोग थे, या जमनालाल बजाज थे, ये वो लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन भी किया था, और अंग्रेजों के खिलाफ अपना आर्थिक मदद भी की थी। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को, सरकारी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया, और प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दिया। अच्छा, ये नीति बनाने का कारण क्या था? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पता था कि देश की अधिकांश जो आबादी है आजादी के समय बहुत ज्यादा गरीब है, मिडिल क्लास बहुत कम है और ज्यादातर गरीब लोग हैं।
और सामंतवादी व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कंपटीशन होगा तो प्राइसेस कम होंगे। तो उन्होंने एक तो कंपटीशन कराया पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। अब मानी बात है, पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग तो होता नहीं है, सोशल वेलफेयर होता है, और प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर चाहेगा, अगर केवल प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो दाम बढ़ाएगा और जनता का शोषण करेगा। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर भी वही चीज का प्रोडक्शन करेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी करेगा और टिस्को भी करेगा, तो मानी बात है कि उसमें एक कॉम्पिटिशन होगा और फेयर प्राइसेस जनता को मिलेंगे और जनता का शोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने जॉइंट सेक्टर को बढ़ाया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो गरीब से गरीब आदमी है, जैसे हमारे देश के अंदर अन्न की बड़ी कमी हुआ करती थी, दूध की बड़ी कमी हुआ करती थी, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर और हर चीज की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी। धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, और आज 70-75 साल के बाद देश की स्थिति यह है कि हम अन्न उत्पादन में भी एक्सपोर्टर बन गए हैं, दूध उत्पादन में भी विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हर चीज में हमारा स्थान बहुत ऊपर है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर आपस का कंपटीशन और जनता के बीच में परचेजिंग पावर बढ़ाने का जो प्रयास सरकार ने किया, जो कि एक प्रकार की मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी प्रोत्साहन दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दिया गया, और उसके बाद देश की जनता ने उसका लाभ उठाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में और पीवी नरसिम्हा राव ने हालांकि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तरफ कदम उठाया, लेकिन उन्होंने पब्लिक सेक्टर पे हाथ बहुत ज्यादा नहीं डाला, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देना तो आवश्यक है, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, देश को एक नई गति देने के लिए। लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर को बंद कर देंगे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइज कर देंगे, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर देश की जनता का एक्सप्लॉयटेशन करने लगेगा। देश की जीडीपी बढ़ी, और जो जीडीपी नहीं हुआ करती थी, जो बेसिक लेवल पे हुआ करती थी, वो अचानक तेजी से बढ़ी। और उसके बाद राजीव गांधी ने जब आईटी रेवोल्यूशन की तरफ कदम उठाया, जबकि अटल जी ने और बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने उनका विरोध किया, उन्होंने कहा कि साहब ये जो अगर कंप्यूटर आ गया तो देश में नौकरियों की कमी हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है आज की तारीख में, अगर ये आईटी रेवोल्यूशन ना आया होता तो टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और ये सारी कंपनियां ना होती, और देश में जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है और पूरे विश्व के अंदर अगर भारत का वास्तविकता में डंका बोल रहा है, तो आईटी सेक्टर की वजह से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसने रोजगार भी सृजन किया और देश की जीडीपी और सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सरकार की नीति में परिवर्तन आया कि सरकारी नौकरियों को भरा नहीं आपने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और उसके बाद हर चीज आपने अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दी, तो मानी बात है कि प्राइवेट सेक्टर का क्योंकि ऑब्जेक्टिव अपने शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचाना है और प्रॉफिट कमाना है, और शेयर मार्केट में क्योंकि वही लोग ज्यादा लिस्टेड है, इसलिए उनके शेयर होल्डर्स को फायदा, तो 8-10% जो देश के लोग हैं उनको तो फायदा हुआ, लेकिन देश के 90% लोगों को उसका नुकसान हुआ। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मिक्स्ड इकोनॉमी का सिद्धांत था, क्योंकि आपने उससे समझौता कर लिया, तो आज ये परिस्थिति पैदा हो गई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो जीडीपी की एवरेज ग्रोथ थी, उससे मोदी जी के जमाने में जीडीपी ग्रोथ कम हो गई, लोन आपके बढ़ गए, रुपया आपका कमजोर हो गया, और देश की जनता, जो गरीब जनता 90% जनता है, जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष कर रही है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई तो जीडीपी कम हो गई। तो आप एक चक्रव्यूह में फंस गए। अब सवाल यह है कि आपके पास इसके बाहर निकलने का तरीका क्या है? बाहर निकलने का तरीका केवल एक है। अब इनकम टैक्स रिबेट आपने दिया, वो भी जैसे विश्लेषण हम लोगों ने किया, वास्तविकता में 12 लाख से 7 लाख से 12 लाख और 12 लाख से ऊपर वालों को जो आपने सुविधा दी है, उसमें ज्यादातर अपर मिडिल क्लास और बहुत रिच क्लास से जिन्हें फायदा हुआ, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं उनको नुकसान हो गया। तो ये भी अब राय सब लोगों ने दी कि अगर आपने इनकम टैक्स में इस वर्ग को फायदा पहुंचाने के बजाय जीएसटी कम कर दिया होता 1 लाख करोड़ पर ईयर का, तो उससे देश की गरीब जनता और नीचे वाले मध्यम वर्ग को ज्यादा फायदा होता, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती और देश की जीडीपी बढ़ती। तो क्योंकि देश की आर्थिक नीति बनाते समय जो पहले डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग किया करता था, अब नीति विभाग बन गया, अब वो जो आपका ओरिएंटेशन गलत हो गया, उससे क्या हुआ कि देश के गरीब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, उनकी सेविंग कम हो गई, उनके जीवन की सुरक्षा का लेवल कम हो गया,
और सारा का सारा फायदा उन अमीरों के पास चला गया जो अमीर परचेज कम करते हैं और सप्लाई ज्यादा क्रिएट करते हैं। और खेल क्योंकि पूरा डिमांड एंड सप्लाई का है, वो कम हो गए और सप्लायर ज्यादा हो गए, तो मार्केट के अंदर गरीब भी परेशान हो गया और अमीर भी परेशान हो गया और जीडीपी और देश की इकोनॉमी को भी परेशानी हो गई कि आपके लोन बढ़ते चले गए, रुपया कमजोर होता चला गया। तो वास्तविकता यह है, देश को सही दिशा देने के लिए आवश्यक है कि जो महात्मा गांधी का सिद्धांत था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सिद्धांत था, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट सेक्टर को भी मजबूत करने की आवश्यकता थी और प्राइवेट सेक्टर को भी सुविधा देने की आवश्यकता थी और आपस में कंपटीशन क्रिएट करने की आवश्यकता थी। मेरे को लगता है यहाँ पे अगर सरकार ध्यान दे तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है और देश के अच्छे दिन वास्तविकता में आ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।